हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग देखेंगे डेली डोज, उसमें देखेंगे इंडियन इकॉनमी और उसमें है ये पार्ट 10। इसमें जो हमने क्वेश्चंस लिया है वो आपके रेगुलर क्वेश्चंस जो हमारे रहते हैं डेली डोज में वैसे ही है, लेकिन एक दो क्वेश्चंस जो है वो स्कीम से रिलेटेड है, जो कि आपका चांसेस है कि ईपीएफओ में आ सकता है। तो इसी कारण आप सारे क्वेश्चंस को पॉज करें, ठीक है, और अटेम्प्ट करें और उसके बाद ही एक्सप्लेनेशन देखें, क्योंकि अब एग्ज़ाम आपका काफ़ी नज़दीक आ चुका है। अब आपको कोशिश भी करना है कि आपको क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आपने काफ़ी पढ़ाई कर ली है, अब आप कॉन्फिडेंट रहिए, आपने जितनी भी पढ़ाई की है वो मोर देन एनफ है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है और सही आंसर निकालना है, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने काफ़ी बार इसको पढ़ा भी है और हमारे डेली डोज में भी इसको कवर किया गया पहले। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो ये आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हैज़ बिन रिलीज्ड बाय, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन है यूएनडीपी, जो कि है आपका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। दूसरा है आपका यूएनएचआरसी, जो कि है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। ऑप्शन सी है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डब्ल्यूईएफ जिसको हम लोग बोलते हैं, और डी है वो आपका यूनेस्को, ठीक है। तो देखिए, जनरली आपका जितना फुल फॉर्म्स है ऑर्गेनाइजेशन का वो आपके जब ओरिजिनल क्वेश्चन आएगा तो उसमें दिया हुआ रहता है, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में दिया हुआ रहता है। तो आपको जो है ऐसे शॉर्ट फॉर्म भी सबका पता होना चाहिए। तो आप बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ये अब देख लेते हैं। देखिए, ये रिपोर्ट जो है, देखिए खास करके कुछ रिपोर्ट्स हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। जैसे इस रिपोर्ट को भी बहुत जगह कोट किया गया है कि इंडिया में जो है जेंडर इनइक्वालिटी काफ़ी बढ़ते जा रहा है, खास करके अभी कोविड के कंडीशन में भी और इंक्रीज़ कर गया है। तो इस तरह के रिपोर्ट्स जो खासकर रेलिवेंट हैं उनको आप देख के जाएँ। आपको रिपोर्ट्स में क्या देखना है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन निकाल रहा है, ठीक है। रिपोर्ट का बेसिस क्या है, वो मतलब क्राइटेरिया क्या रखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये पहले इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो ये 2006 इस रिपोर्ट को निकाल रहा है, और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इज़ अ पार्ट, ठीक है, जो बेसिकली जेंडर इक्वालिटी मेजर करता है 4 पिलर्स पे। अब 4 पिलर्स क्या है? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, एजुकेशनल अटेनमेंट एंड हेल्थ एंड सर्वाइवल। तो आप समझ रहे हैं 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिस पर जो है ये इंडेक्स बेस्ड है। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो डब्ल्यूएफ निकालती है, दूसरा क्या है कि आपका 4 पिलर्स है, और 4 पिलर्स भी क्या है? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल और एक हेल्थ है। अब यहाँ पर देख लीजिए इंडिया का रैंक क्या है। इट हैज़ बिन 140th अमंग 156 कंट्रीज़, जो कि काफ़ी ख़राब है। ये रैंक काफ़ी और नीचे आ गया, ड्रॉप्ड 28 प्लेसेस देख रहे हैं आप, ठीक है। तो यानी कि अभी इंडिया में जो है जेंडर इनक्वालिटी और इंक्रीज़ हो गया है। इसका बहुत बड़ा रीज़न जो है आपका कोविड भी रहा है। क्यों? क्योंकि कोविड के समय जो है वुमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हर तरह का, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, एजुकेशनल हो, सारा चीज़ जो है वो उसमें कमी ही आई है। तो आप कह सकते हैं कि ये भी एक रीज़न है इंडिया का ड्रॉप करने का 28 प्लेसेस। अब इसके अलावा आपको क्या करना है? देखिए, यहाँ पर हमने देखा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, खास करके देखिए कौन सा, जो वुमेन से रिलेटेड है, वुमेन से और वुमेन इनइक्वालिटी से, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी से रिलेटेड जितने भी हैं, इसको एक बार आप गूगल सर्च कर लें, आपको कहीं पर से भी मिल जाएगा। दूसरा क्या है, इसमें आपको देखना क्या है, एक तो रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, इंडिया का पोजीशन क्या है। अगर आपको याद नहीं है तो भी आपसे चल सकता है, थोड़ा बहुत याद रख लीजिए कि अगर थोड़ा कि अगर रफली अगर आपको फिगर याद रहेगा तो आप सही ऑप्शन मार्क करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपको इसमें देखना है कि क्राइटेरिया क्या है इंडेक्स बनाने का। जैसे यहाँ पर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट था, एजुकेशनल अटेनमेंट था, हेल्थ एंड सर्वाइवल था और इकोनॉमिक था, ठीक है। तो आपको देखना है कि इंडेक्स जो है वो किस बेसिस पर बनाया गया है। दूसरा क्या है, इसमें टॉपिक आ सकता है आपका वुमेन इनइक्वालिटी। उसके बाद जैसे आपका इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है ओवरऑल, जैसे आप ऑक्सफैम का रिपोर्ट पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये सब रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सब को आप कहीं से भी, आपको कोई बुक नहीं पढ़ने का ज़रूरत है, डायरेक्टली आप गूगल पर सर्च करें, उनका विकी पेज पढ़ लें, दैट इज़ मोर देन एनफ, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं आगे। पहला अब दूसरा क्वेश्चन है जो ये आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़ वर रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर। अभी हमने बैंकिंग का जो है जस्ट किया ईपीएफओ वाला, तो उसमें भी हमने पढ़ा था कुछ कमिटीज़ का नाम। तो यहाँ पर आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका नरसिम्हन कमेटी, दूसरा है आपका रंग राजन कमेटी, तीसरा है आपका केलकर कमेटी, ठीक है। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी कमिटीज़ हैं जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हैं। तो बताइए सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है
आपका 2 and 3, ठीक है। 2 and 3 जो है यहाँ पर ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, आपका ऑप्शन होगा 1 and 2, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका केलकर कमेटी जो है वो नहीं है बैंकिंग सेक्टर का, ठीक है। यहाँ पर ये जो है मिसप्लेस हो गया है थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका आंसर। ध्यान रखें, इसका आंसर 1 and 2 ओनली है, ठीक है। देखिए केलकर कमेटी किस लिए था? केलकर कमेटी टू इवेलुएट पीपीपी मॉडल के लिए था, ठीक है। और ये एक्सटेंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इन इंडिया, मतलब कितने हद तक इसको हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं। पीपीपी मॉडल आप जानते हैं, हम लोग पीपीपी मॉडल भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स होता है, बहुत सारा इसमें होता है, जैसे बीओटी होता है, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र, ठीक है। उसके बाद आपका होता है ईपीसी, ठीक है। उसके बाद अभी आया है हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल, जिसको हम लोग हैम भी बोलते हैं। तो इस तरह के मॉडल्स जो हैं ये क्या है? ये बेसिकली पीपीपी मॉडल्स हैं। ये मॉडल्स अपनाए जाते हैं जैसे कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है वो कैसे चलेगा। जैसे अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो ईपीसी में चलता है, कोई रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो हैम में चलता है, ठीक है। तो आपको पीपीपी मॉडल के बारे में भी अगर आप थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं तो गूगल कर लें, ठीक है। देखिए गूगल करने का मतलब जो है हम लोग एम्फेसिस इसलिए करते हैं क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन क्विक मिल जाता है, ठीक है। अब अभी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप किसी बुक को खोलेंगे, ठीक है, तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। सबसे पहले आपको बुक खोजना पड़ेगा कि कौन सा बुक हम खोलें, ठीक है, और उसको फिर पढ़ें। तो अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मोर देन एनफ कंटेंट मिल जाएगा किसी भी चीज़ के बारे में। आपको क्या करना है कि उसको जुडिशियसली अपना जो है नेट को यूज़ करना है। बस आप जो कंटेंट खोज रहे हैं उसी को देखें, और बहुत ज़्यादा कंटेंट भी आपको देखने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पीपीपी मॉडल भी पढ़ना है तो आप नेट पे ईजिली सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपको बहुत डिटेल में नहीं आएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अटल पेंशन योजना, एपीवाई इसको बोलते हैं। तो पहला है आपका स्टेटमेंट, इट इज़ ओपन टू ऑल इंडियंस बिटवीन द एज ऑफ 18 and 45 हैविंग अ सेविंग बैंक अकाउंट इन अ बैंक और अ पोस्ट ऑफिस, ठीक है। दूसरा है स्टेटमेंट, सब्सक्राइबर्स कैन मेक कंट्रीब्यूशन टू एपीवाई ऑन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली बेसिस। तीसरा स्टेटमेंट है, इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम लोग PFRDA भी कहते हैं, ठीक है। तो बताइए कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही है। तो इसका सही ऑप्शन है 2 and 3। पहला जो है वो गलत है। अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए अटल पेंशन योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी शायद इसका 5 years जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह का जो स्कीम्स है, खासकर का जो आपका सोशल सेक्टर्स का स्कीम्स होता है पेंशन वाला रिलेटेड, ये आपके EPFO एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कारण आप NPS, अटल पेंशन योजना, या अभी जो भी करंट गवर्नमेंट का जो भी स्कीम चल रहा है उसको आप देख के जाएँ तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि चांसेस रहता है इस तरह का क्वेश्चन आने, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जो है APY को पहले देख लेते हैं। देखिए ओपन टू ऑल इंडियंस बिटवीन 18 and 40, यहाँ पर 45 दिया हुआ था, ये गलत है। 18 to 40 के लिए ही है ये, ठीक है। और ये क्या है देख लेते हैं यहाँ पर, इट इज़ मेनली फोकस्ड ऑन सिटीजन्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट का स्कीम्स होता है मैक्सिमम केस में वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को टैप करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी सोशल सिक्योरिटी का सीन नहीं रहता है, ठीक है। और देखिए क्या, इट रिप्लेस स्वावलंबन स्कीम। इसके पहले गवर्नमेंट का एक स्वावलंबन स्कीम चलता था, उसको ये रिप्लेस की थी, मतलब इसमें जो है वो सबस्यूम हो गया था, ठीक है। और द मिनिमम पीरियड ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय एनी सब्सक्राइबर अंडर APY इज़ 20 years। देखिए इसी कंडीशन की वजह से अब देखिए 40 साल मैक्सिमम एज है एंटर करने के लिए। और इसमें क्या होता है कि 60 years के बाद आप जितना भी कंट्रीब्यूशन करते हैं उसी के रेस्पेक्ट में आपको पेंशन मिलना स्टार्ट होता है। तो अब 20 years का मिनिमम कंट्रीब्यूशन चाहिए तो तभी तो आप 40 पे ज्वाइन करेंगे, तब तो 60 तक दे पाएंगे ना, ठीक है। इसी कारण जो है इसका मैक्सिमम एज ऑफ एंट्रिंग जो है वो 40 है, ना कि 45, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद देखिए क्या है, सब्सक्राइबर वुड रिसीव द गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन ऑफ ₹1000, 2000, 3000, 4000 और ₹5000 एट द एज ऑफ 60 years, ठीक है। 60 years के बाद से उसको पेंशन मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो भी उनका जिस समय से भी उन्होंने स्टार्ट किया है उस समय से उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्या है देख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का को कंट्रीब्यूशन इसमें रहता है, लेकिन हमें हर लोग के साथ नहीं रहेगा। किसके साथ रहेगा? 50% ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन और ₹1000 per annum, विच एवर इज लोअर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। द को कंट्रीब्यूशन कुड बी अवेल्ड ओनली बाई सब्सक्राइबर्स हु हैव जॉइंड APY बिटवीन
1 June 2015 and 31st March 2016 and are not covered by any statutory social security schemes और are not income tax payers। ठीक है, इन सब के लिए ही सेंट्रल गवर्नमेंट का, जब देखिए APY जो है उसमें क्या है कि पर्सन अपना कंट्रीब्यूशन करता है और उसके हिसाब से उसको पेंशन मिलता है 60 साल के बाद। लेकिन कुछ केसेस में क्या होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी को कंट्रीब्यूट करती है, मतलब कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगी, लेकिन जनरली जो है वो ऐसा नहीं है कि सबको देगी। वहाँ पर ये कंडीशंस है, इस कंडीशंस को आपको देख लीजिए। इन्हीं सब लोगों को जो इस कैटेगरी में लाइक करते हैं उन्हीं के अकाउंट में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी को कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, उसके देखिए क्या है, सब्सक्राइबर कैन वॉलेंटरली एग्जिट बिफोर द एज ऑफ 60 ईयर्स। इसके पहले जो है आप एग्जिट कर सकते हैं, कोई अगर चाहते हैं तो एग्जिट कर सकते हैं। और अगर देखिए इन केस ऑफ प्री मैच्योर डेथ हो गया सब्सक्राइबर का, तो स्पाउस जो है वो भी इस चीज़ को कैरी ऑन कर सकते हैं और अप टू 60 ईयर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे और फिर जो है वो 60 ईयर्स के बाद जो है वो पेंशन उनको मिलेगा। ठीक है, और अगर नहीं, अगर ये भी हो जाता है, पूरा स्पाउस का भी डेथ हो जाता है, तो फिर होगा क्या कि वो जो जितना भी पैसा जो जमा हुआ है वो नॉमिनी जो भी रहेंगे उनको वो पैसा मिल जाएगा। ठीक है, और PFRDA जो है इसका एडमिनिस्ट्रिंग अथॉरिटी है। ठीक है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ये सब आप थोड़ा सा गूगल भी कर लें, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी सोशल सेक्टर के स्कीम्स हैं, चाहे आपका अटल पेंशन योजना है, नेशनल पेंशन स्कीम है, इसको आप एक बार ढंग से पढ़ के ज़रूर जाएँ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जिसको ABRY भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका पहला है इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, दूसरा है टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल सेक्टर एंड इंसेंटिवाइज क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ड्यूरिंग कोविड रिकवरी फेज। ठीक है, और तीसरा है आपका बेनिफिशियरीज विल बी एम्प्लॉय विथ लेस दैन ₹10,000 monthly wages and not working in any establishment registered with Employees Provident Fund Organization EPFO before October 2020। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया स्टेटमेंट्स, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो बताइए सही क्या है। ऑप्शन है आपका 1 और 2। ऑप्शन जो आपका स्टेटमेंट 3 है ये गलत है। अब देखते हैं गलत क्यों है। सबसे पहले तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वैसा होता है जो कि पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड होता है, लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि 50-50 कंट्रीब्यूशन होता है, या 70-30 कंट्रीब्यूशन होता है, या 90-10 होता है, वो डिपेंडिंग ऑन स्टेट्स। ठीक है, अब क्या है, इट हैज़ बीन लॉन्च फॉर अ पीरियड ऑफ 2020 to 2023, ये बात का ध्यान रखें, अंडर द आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0। ठीक है, फॉर एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग अप टू 1000 एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट विल पे बोथ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस टूवर्ड्स EPF in respect of new employees for 2 years on or after October 1st 2020 and up to June 30, 2021। देखिए इसका मतलब क्या है, अभी क्या है कि कोविड के समय जो है काफ़ी हाई रेट हो रहा है फायरिंग का। फायरिंग जो है मतलब लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इस तरह से इंसेंटिवाइज करिए। देखिए कहीं पर भी EPF का जो होता है, आप जानते हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, तो उसमें कुछ पार्ट जो है वो एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है और कुछ एम्प्लॉयर को। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वो बोल रही है कि 2 साल तक जो है हम जो है ये इस चीज़ को एम्प्लॉय का भी और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, जो भी आपका पैसा जो जाता है, जितना भी 2300 रुपये या जितना कटता है, वो जो है कंट्रीब्यूट करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि, और गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है कि इस वजह से क्या हो कि कंपनीज़ जो है वो हायर करना स्टार्ट करें। ठीक है, हायरिंग जो है वो इंक्रीज़ हो, तो जितना जैसे हायरिंग इंक्रीज़ होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का अच्छा मूव है कि फॉर्मल इकोनॉमी, खास करके क्योंकि ये सब जो EPF होता है ये आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर का जॉब्स के लिए ही होता है, तो उस तरह के जॉब्स का भी नंबर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, देखिए बेनिफिशियरी क्या है, एम्प्लॉयज़ विथ लेस देन 15,000 मंथली वेज। ठीक है, यहीं पर ये गलत था, यहाँ पे ये 10,000 दिया हुआ था, इस बात का भी ध्यान रखिए, ये 15,000 मंथली वेज है। ठीक है, एंड नॉट वर्किंग इन एनी एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर्ड विथ एम्प्लॉयज़, बाकी तो कंडीशन आप जानते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लें एक बार, अगर थोड़ा सा इसके बारे में आप गूगल भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ मसाला बॉन्ड्स। अभी हमने जस्ट देखा था, हमारा फाइनेंशियल मार्केट वाला जो लेक्चर था उसमें हमने मसाला बॉन्ड को बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो आपका ये रिवीजन हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या होगा। पहला स्टेटमेंट है इसमें, दे आर ऑफशोर डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है दे आर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। ठीक है,
और तीसरा स्टेटमेंट है दे आर इशूड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। ठीक है, तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, बताइए इसमें कौन कौन सा सही है। 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो बताइए सही क्या होगा। सही है 1 and 2 ओनली। ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल, स्टेटमेंट 3 जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये करती है IFC। ठीक है, जिनको भी नहीं पता है वो हमारा फाइनेंशियल मार्केट वाला जो लेक्चर है उसको जाके आप फिर से देखें। ठीक है, उसमें सारा चीज़ कवर्ड है हमने, मसाला बॉन्ड्स, ब्लू बॉन्ड्स, ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, जितने भी तरह के बॉन्ड्स होते हैं उसको हमने कवर किया है। मसाला बॉन्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, और ये रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड का फ़ायदा क्या होता है ये हमने वहाँ पे बहुत अच्छे से डील किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें एक्सचेंज रेट वाला जो अनसर्टेनिटी होता है वो हट जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है आराम से आप पैसा ऑफशोर बाहर के इन्वेस्टर से आप अपने बॉन्ड में पैसा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मसाला बॉन्ड्स आर 10 ईयर्स ऑफशोर रूपी बॉन्ड्स, इस बात का ध्यान रखें। इट इज़ रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, मतलब कि अगर बॉन्ड हम इशू कर रहे हैं तो फॉरेन में भी वो रूपीज़ में दिखेगा। ठीक है, उसको डॉलर्स में लोग नहीं देखेंगे या पाउंड्स में नहीं देखेंगे। ठीक है, और ये इशूड है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये आपका एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है किसका? वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। ठीक है, इसके अलावा भी वर्ल्ड बैंक में जो है 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टोटल ओवरऑल 5 है, तो आपको वो पता होना चाहिए। इसका आप सर्च कर लें कि जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपके वर्ल्ड बैंक के वो कौन कौन है, और सबका पर्पस क्या है, सबका कुछ कुछ अलग है। जैसे IFC का है वो इसी तरह से जो है खास करके जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लोग को अगर ऑफशोर कुछ फाइनेंशियल इस तरह का रेज यूज़ करना रहता है तो उसमें IFC जो है वो मदद करता है। ठीक है, और मसाला बॉन्ड्स नाम देने का इसका ये भी रीज़न था क्योंकि इंटरनेशनली इंडिया को लोग जो है वो स्पाइसेस के लिए जानते हैं। ठीक है, स्पाइसेस इंडिया का बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड, तो इसीलिए जो है खास करके इसको थोड़ा सा कैची नेम दिया गया था मसाला बॉन्ड, और ये काफ़ी अच्छा भी परफॉर्म किया था। ठीक है, तो यहाँ जो है आज हमारा 5 क्वेश्चंस कवर होता है डेली डोज का। अब आपको करना क्या है, जो इकॉनमी का लेक्चर है उसको रिवाइज़ करना है, जो आपका अकाउंटिंग का है उसको रिवाइज़ करना है, इंडस्ट्रियल रिलेशन को रिवाइज़ करना है, और क्वांट को भी पढ़ना है। ठीक है, अब एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया तो अपने टाइम को रैशनलाइज़ करिए और कोशिश करें कि उसी डायरेक्शन में लगाएं जहाँ पर आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज़ कर सकें। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।